Good morning to all of you. Today I will start new chapters in science for class 9th, that is the gravitational. This is the chapter 11 for class 9 and this is the chapter of physics in the science. Now I start the gravitation. Now let's see what is the gravitation. Gravitation क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? Force exerted by earth on the object is called gravity. जैसे कि अगर कोई ये ऑब्जेक्ट है और हमने ये ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ दिया, जैसे छोड़ा तो अर्थ क्या कर रहा है, अपने तरफ इसको खींच रहा है. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ये, कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है. क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. जो ग्रेविटी, जो अर्थ जो है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, मतलब अपने तरफ आकर्षण कर रहा है, अपने तरफ खींच रहा है. तो जो खींच रहा है, जिस फोर्स से अपने तरफ खींच रहा है, डैट इज तो ग्रेविटी. तो अर्थ क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचता है. ठीक है, जोड़ के नहीं खींचता है. ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. इसका मतलब ये एक दूसरे से मतलब कि जुड़ेंगे नहीं, कुछ दूरी पे रहेंगे. तो जब इस ऑब्जेक्ट को हम इतने हाइट से अगर छोड़ देते हैं, ये ऑब्जेक्ट जो है अपने आप नीचे चला जाएगा. जब नीचे जाता है तो अर्थ क्या करता है, इसको अपने तरफ खींचता है. तो डैट इज कॉल्ड ग्रेविटी. चलिए हम इसको पढ़ते हैं, इस चैप्टर को, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. तो देखिए, इफ़ यू ड्रॉप ए बॉल फ्रॉम ए टावर, देन द बॉल फॉर्म टूवर्ड्स द अर्थ, ऑब्वियसली देयर मस्ट बी ए फोर्स विच टेंड टू बॉल to move towards the earth. Actually the path attract each object towards it, so as a force of attraction act on the ball which attract the ball towards the earth and the ball fall down. जैसे ये टावर है, टावर से बॉल जो है यहाँ पे सबसे टॉप पोर्शन पे है, यहाँ पे दिस इज द टावर, और इस टावर के सबसे टॉप पोर्शन पे बॉल है. दिस इज द बॉल. अगर बॉल यहाँ से गिरना शुरू करता है तो अर्थ क्या करेगा, इस बॉल को अपने तरफ खींचेगा और बॉल जो है अर्थ पे चला आएगा. तो जिस फोर्स से अर्थ क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को खींचता है, डैट इज कॉल्ड ग्रेविटी. द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटी. आइजैक न्यूटन गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ए फोर्स बिटवीन टू मासिव ऑब्जेक्ट. अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर. आइजैक न्यूटन ने कहा था कि दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट, अर्थ क्या करेगा, उसको अपने तरफ खींचेगा. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर दो बॉडी के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे एक ये बॉडी हो गया, एक ये बॉडी हो, इन दोनों बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब दोनों आपस में आकर्षण करते हैं, मतलब खींचते हैं एक दूसरे को, डैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. इन फैक्ट द अर्थ अट्रैक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर. द फोर्स विथ विच द अर्थ अटैक द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं. ग्रेविटी को ही क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स. क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं इसको. अब देखिए यहाँ पे, न्यूटन सजेस्टेड दैट द रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स ऑफ द प्लैनेट to revolve in a circular orbit provided by the gravitational force between the sun and the planet. Similarly, in case of satellite, the required and centripetal force is provided by the gravitational force between the planet and satellite. जैसे कि centripetal force कहाँ लगता है, यहाँ पे जो दिया गया है, एक इसमें आपका स्मॉल जी होगा, एक कैपिटल जी होगा. कैपिटल जी जो होता है वो सेलेस्टियल बॉडी पे लगता है, और स्मॉल जी हो गया जैसे हम लोग के अर्थ पे लगता है. तो जब प्लैनेट जो है सन के अराउंड में घूमते रहते हैं, वहाँ पे कैपिटल जी लगता है, डैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. वहाँ पे क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, मतलब उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा टुवर्ड्स सेंटर रहता है. कहाँ रहेगा, टुवर्ड्स सेंटर. जैसे मान लीजिए अगर ये सन हो गया, यहाँ पे सन है और सन के ये प्लैनेट है चारों तरफ, इसके ये प्लैनेट के चारों तरफ सन के क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, घूमेंगे. तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा ये टूवर्ड्स क्या रहेगा, सेंटर. तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ये हमेशा टूवर्ड्स कहाँ होता है, सेंटर की तरफ होता है. न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल. अब देखिए न्यूटन लॉ या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, इसी को बोलते हैं. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर ऑफ द मासेस. जैसे कि हमने यहाँ पे दो मासेस ले लिया, दो वेटेड बॉडी ले लिया, ये दोनों वेटेड बॉडी
डिस्टेंस, जैसे ये एक m1 हो गया, दूसरा m2 हो गया, इन दोनों के बीच की जो दूरी हो गई वो क्या हो गई r। अब ये दोनों जो है ये आपस में मतलब कि फोर्स ऑफ एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, ठीक है। इस फोर्स का नाम हमने क्या दे दिया, कैपिटल F, जो हमने ये बीच में लगा दिया है, मतलब इस बॉडी के द्वारा इस पे फोर्स लग रहा है F और इस बॉडी के द्वारा इस पे फोर्स लग रहा है F, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, r है। तो जो आपके यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल है, इसके अनुसार जो पहला जो रूल है, द फोर्स बिटवीन टू बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। जो फोर्स है ये F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के बराबर है। मतलब यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। कौन सा साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर ये मास बढ़ेंगे तो ये फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक बढ़ रहा है, अगर ये दूरी बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको। तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जो फोर्स था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 और m2 के प्रोडक्ट के बराबर था, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस, मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी थी उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो अगर ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है, मतलब पहला इक्वेशन F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर इन दोनों क्वेश्चन को मिला देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2/r²। यहाँ पे जैसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हमने हटाया तो ये क्या हो गया, F इज़ इक्वल टू कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2/r²। और ये जो कैपिटल G है यही आपका क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल है। क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। इसका डेरिवेशन आता है एग्ज़ाम में, आप लोग सही तरीके से इसको कर लीजिएगा। तो यहाँ से क्या निकला, जो कैपिटल G था उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो G है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ये क्या हो जाता है, कैपिटल G। जैसे आपने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो ये यहाँ पे क्या लग गया, कैपिटल G। तो ये जो कैपिटल G है आपका क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो अब देखिए अगर हम लोग यूनिट निकालते हैं इसका, कैपिटल G का यूनिट क्या होगा, तो इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करें, यूनिट निकाल रहे हैं कैपिटल G का। कैसे निकालना है, अभी हमने आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिराइव करके बताया कि दो मास को अगर हम लोग लेते हैं और उन दोनों मास के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंसेस। तो वहाँ से हमारा निकल के आया था F इक्वल टू कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2/r²। यहाँ से हमारा फार्मूला डिराइव होके आया। अब यहाँ से हम कैपिटल G का मान निकालते हैं, तो कैपिटल G को हम सब्जेक्ट बना के बाकी सबको हम प्रेडिकेट के रूप में रख देते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल G इक्वल टू F इंटू r², क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए, F इंटू r²/m1 इंटू m2। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। r जो है वो डिस्टेंस है, दोनों मास के बीच की दूरी है, तो उसको हम लोग r² कर दें तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। r दूरी है तो इसलिए हमने मीटर में ले लिया, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। m1 इंटू m2 ये kg इंटू kg क्या हो जाएगा, kg² हो जाएगा। जब आप इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो इसके पावर में क्या लग जाएगा, -2। तो ये क्या निकल के आया, यूनिट इसका ग्रेविटेशनल का न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यूनिट कैपिटल G का। अब देखिए यहाँ पे जो आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये जनरली कैपिटल G होता है, और ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, किसके ऊपर मतलब कि आधारित रहता है। तो G डज नॉट डिपेंड ऑन दी मीडियम बिटवीन टू बॉडी, इट ऑल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन द मासेस ऑफ द बॉडीज और डिस्टेंस बिटवीन देम, इट डिपेंड ऑन ऑल फिजिकल क्वांटिटी। जितने भी
आपके फिज़िकल क्वांटिटीज़ होते हैं उस पर क्या होता है, कैपिटल जी फिक्स होता है। अब देखिए आपको इस पे न्यूमेरिकल मिलेगा इस फार्मूले पे, F इक्वल टू कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये इस पे जितने भी आपको न्यूमेरिकल मिलेगा यूनिट रख के और इसको आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर डाउट होगा तो स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे अपने डाउट को भेज सकते हैं। अब हम देखते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब आसानी से कोई बॉडी ऐसे गिर रहा है, डेट इज़ कॉल्ड फ्री फॉल, ठीक है। जैसे व्हेन ए बॉडी फॉल freely under the influence of gravity such that no other forces are acting on it, then the body moves towards the surface of the earth is called free fall। जैसे कि आप पीस ऑफ पेपर को क्या करते हो, छोड़ देते हो और ये क्या होता है, धीरे 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 गिरता रहता है। या कोई स्टोन हो गया आपने छोड़ दिया, वहाँ से क्या होता है, ये गिरता रहता है। अर्थ के ऊपर क्या करेगा, धीरे 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 वो गिरता रहेगा। तो अर्थ क्या करता है, वो पीसेस ऑफ पेपर या स्टोन के ऊपर अपना फोर्स लगाता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर और अपने तरफ क्या करता है, खींचता है। तो जो खींचता है वही क्या होता है, जो बॉडी गिर रहा है तो डैट इज़ द फ्री फॉल ऑफ बॉडी, और जब जो उसको खींचता है दैट इज़ द ग्रेविटी। मतलब अर्थ क्या करता है, उसको अपनी तरफ खींचता है। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग गैलीलियो एक्सप्लेन फर्दर दैट द पेपर suffer much air existence during the fall due to the large surface area. Due to air resistance, the paper pieces take longer time to reach the ground than the stone. If the air resistance is eliminated, then the both paper pieces and stone will reach the ground simultaneously। जैसे कि अगर pieces of paper आप गिराते हो और एक तरफ कोई हैवी पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट को गिराते हैं, जैसे कि हम बोर्ड पे दिखा रहे हैं आपको, ये पीसेस ऑफ पेपर है एंड दिस इज स्टोन, दोनों को एक ही समय पे अगर गिराएंगे तो अर्थ पे जब आएगा, इसमें होता क्या है, ये पेपर हल्का होता है तो जो एयर होता है एटमॉस्फेयर के अंदर ये क्या करता है, इसको रोकता है क्योंकि लाइट होने के नाते, और ये हैवी है तो ये बहुत तेज़ी से अर्थ क्या करेगा, इसको खींचेगा। तो ये जो है पहले गिरेगा और ये जो है थोड़ा बाद में गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है एयर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा काम करेंगे, मतलब इसको रोकेगा, पेपर को गिरने से रोकेगा, ठीक है। इसमें रुकावट प्रतिरोधक बनेगा, एयर जो है इसमें हवा जो है प्रतिरोधक बनेगा, मतलब पेपर को आसानी से अर्थ के ऊपर गिरने नहीं देगा, क्योंकि एयर इसको क्या करेगा, इसके ऊपर लगता रहेगा। लेकिन स्टोन जो था आपका, ये आपका स्टोन है, स्टोन हैवी होता है तो इस पर एयर कोई काम नहीं करेगा, लगता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है और एयर जो है इसके ऊपर टकराते हैं लेकिन कोई प्रभाव इसके ऊपर नहीं डालते हैं। हैवी होने के नाते ये क्या करता है, अर्थ अपनी तरफ खींच लेता है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चलिए देखते हैं हम लोग क्या होता है। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ऑन फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे आप लोग अभी आपको मैंने बताया कैपिटल जी और स्मॉल जी के बारे में, 2 जी होते हैं, तो जो स्मॉल जी होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो स्मॉल जी होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये अर्थ पे लगता है। और ये जो होता है कैपिटल जी, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये सेलेस्टियल बॉडी में लगता है, ठीक है। जब सन एक जगह फिक्स हो, प्लैनेट जो है चारों तरफ रोटेट करे, और जब ये कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो वहाँ पे क्या होता है, स्मॉल जी लगता है। जैसे कि पेड़ से, ये पेड़ है, यहाँ से आम अगर गिर रहा है तो यहाँ पे क्या लगेगा, स्मॉल जी। यहाँ पे सन है और ये चारों तरफ प्लैनेट घूम रहे हैं इसके, डैट इज कॉल्ड, ये कैपिटल जी वहाँ पे लगेगा। अब देखिए एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम रिलेशनशिप देखेंगे स्मॉल जी और कैपिटल जी के बारे में। स्मॉल जी और कैपिटल जी के देखिए रिलेशनशिप ऑफ जो था आपका कैपिटल जी और स्मॉल जी के बारे में, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे अभी हमने इससे पहले जो फार्मूला हमने बताया था F इक्वल टू कैपिटल जी इंटू, हम 2 मासेस को हम इसमें एक कैपिटल M ले रहे हैं और एक स्मॉल m ले रहे हैं, अपॉन जो वहाँ पे स्मॉल r ले रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल R स्क्वायर ले रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है,
यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन आप लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास 9th में पहुँच गए हैं, 7th में पढ़े होंगे, 8th में पढ़े होंगे। तो फोर्स यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रखेंगे, क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, इसलिए हमने यहाँ पे ए की जगह पे क्या ले लिया, जी ले लिया है। ए इक्वल टू हमने क्या ले लिया, जी। तो यहाँ पे एफ इक्वल टू एम जी हो गया है, तो एफ की जगह पे एम जी रख दीजिए, इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे स्मॉल एम कैंसल आउट हो जाएगा, तो स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपका रिलेशनशिप मिल गया किसके बीच में, रिलेशनशिप था ये आपका स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के बारे में, ये था आपका रिलेशनशिप। अब देखिए ये कैपिटल जी और स्मॉल जी क्या होता है। स्मॉल जी आपको हमने अभी बताया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और कैपिटल जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है उसको यहाँ पे बताया गया था। स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे इसी फार्मूले का यूज़ करके कि अर्थ के ऊपर, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो स्मॉल जी का मान है वो क्या है। तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, पहले मास ले लेंगे, ठीक है। हम लिख लेंगे ग्रेविटी ऑन अर्थ, फिर हम अर्थ का मास ले लिए, फिर अर्थ का रेडियस ले लिए, और कैपिटल जी का मान फिक्स होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये फिक्स होता है मान, ये भी रेडियस भी फिक्स होता है और मास भी क्या होता है, फिक्स होता है। इन सब के मान को उठा के हमने इस फार्मूले में रख दिया। तो यहाँ से आगे हमारा ग्रेविटी ऑफ अर्थ कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम लोग बोलते हैं कभी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटी हम लोग जो बोलते हैं वो क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। उसी तरह हम लोग मून पे देखेंगे, तो मून पे निकल के आएगा, उस समय हम लोग क्या करेंगे, मून का मास लेंगे, रेडियस ऑफ मून लेंगे, और ग्रेविटी कैपिटल जी का जो मान है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये जो है उसके मान को हम इस फार्मूले में रखेंगे, तो हमारा निकल के आएगा ग्रेविटी ऑफ मून। और जो ग्रेविटी ऑफ मून आया है वो कितना आया है, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखेंगे हम लोग जो ग्रेविटी ऑफ मून है और ग्रेविटी ऑन अर्थ है, इन दोनों में हम कंपैरिजन देखेंगे। जब हम इन दोनों का रेशियो जब हमने निकाला तो क्या निकल रहा है, ग्रेविटी ऑफ मून अपॉन ग्रेविटी ऑफ अर्थ इक्वल टू कितना निकल के आया, ग्रेविटी ऑफ मून रख दिए, ग्रेविटी ऑफ अर्थ रख दिए, तो निकल के आया 1/6। इसका मतलब ये होता है कि जो ग्रेविटी ऑफ मून इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अर्थ पे जो ग्रेविटी होती है उसका 1/6 भाग जो होता है वो मून पे होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका अर्थ पे 60 kg है वेट, कितना है, 60 kg वेट है, ठीक है, कितना kg है, 60 kg वेट है। कहाँ है ये, अर्थ पे। जैसे आप मून पे पहुँचेंगे तो आपका वेट कितना हो जाएगा, इसका 1/6 हो जाएगा। 1/6 कितना आएगा, 10 kg हो जाएगा। इसलिए बॉडी आपकी मून पे, जैसे आपकी बॉडी अर्थ से मून पे जाता है तो आपका बॉडी क्या हो जाता है, हल्का होता है, वहाँ पे ग्रेविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो जो यहाँ पे ग्रेविटी ऑफ मून जो है इक्वल टू 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे इसके कुछ रिलेशनशिप है कैपिटल जी और स्मॉल जी के बारे में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप लोग इसको देखिएगा। अब इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, तो इसमें आपका डेरिवेशन जो है आपका क्लास 10th में है। इसमें जो है डायरेक्ट फार्मूले हैं। जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है उसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है उसको मैं बता दे रहा हूँ। v इक्वल टू यू प्लस AT होता है इसका इक्वेशन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके इक्वेशन को भी देख लीजिए। इस इक्वेशन पे न्यूमेरिकल आता है क्लास 12th में, इस पे आएगा, क्लास 10th में भी आएगा। बोर्ड में जो होते हैं इसके पे क्या आते हैं, न्यूमेरिकल आते रहते हैं। तो इसके जो आपके इक्वेशन ऑफ मोशन से, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन से v इक्वल टू यू प्लस AT, ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है आपका s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन है। और तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। ये तीन इक्वेशन जो है इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए है,
किसके लिए है? इक्वेशन ऑफ मोशन। जब कोई भी बॉडी फ्रीली गिरता है ऊपर से नीचे तो उस समय ये तीनों इक्वेशन क्या करेंगे? काम करेंगे। ठीक है, ये तब का है जब आपकी बॉडी जो है गिरता है। जैसे मान लीजिए अगर बॉडी आपका ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो यहाँ पे ये तो जब आपकी बॉडी इक्वेशन ऑफ मोशन है, जब फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है तो यहाँ पे जो v होता है ये फाइनल वेलोसिटी होता है। क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। और u जो होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी होता है। अभी बताता हूँ क्या होता है। इनिशियल वेलोसिटी होता है। a जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है। t जो होता है आपका टाइम होता है। t जो होता है आपका टाइम हो जाता है। और s जो होता है आपका डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, तो दूरी भी रहेगा, समय भी लगेगा, एक्सेलरेशन भी होगा। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि जिस वेलोसिटी पे आपकी बॉडी रेस्ट पे रहे, शुरुआती दौर पे स्टेशनरी पे रहे, और जब बॉडी आपका रेस्ट से जब मूव करने लगता है तो वो कहीं ना कहीं डिस्टेंस पे जाके गिरता है, तो जिस स्पीड से वो आता है वो दैट इज़ कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी। तो ये होते हैं। अब देखिए इसमें जब बॉडी आपका ऊपर से नीचे गिरने लगता है, ये तो इक्वेशन है, जब आपकी बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगता है तो इसमें कुछ चेंजमेंट होता है। ठीक है, उस चेंजमेंट को देखिए। जब बॉडी आपकी टॉप से डाउन की तरफ आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो इसमें जो होते हैं कुछ चेंजमेंट करते हैं। ए जो होता है जी में चेंज हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। इसी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज हो जाता है। तो जहाँ जहाँ पे ए होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? जी। तो ये जी टी हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। और दूसरा होगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। और तीसरा इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g। ये तीसरा इक्वेशन है। तब लगाते हैं जब आपकी बॉडी टॉप टू बॉटम आता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो उस केस में ये इक्वेशन लगेंगे तीनों। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन में जो v जो होगा वो आपका फाइनल वेलोसिटी, u आपका इनिशियल वेलोसिटी, g जो होगा आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, t जो होगा आपका टाइम हो जाएगा। इसमें नया आपका क्या है? ये से जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये फिक्स रहेगा दूरी। अब देखिए यहाँ पे यस को हम h के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ठीक है, हाइट से गिरता है ना, इसीलिए हम लोग h के फॉर्म में कर देते हैं, या कहीं कहीं पे इसको हम यस ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये हाइट है, दूरी है, तो कोई दिक्कत नहीं, उतना ही रख सकते हैं हम लोग, यस ही रख सकते हैं, या टी रख दो, यस रख दीजिए या एच रख दीजिए। अब देखिए जब बॉडी आपका नीचे से, ये तो तब लगाते हैं जब आपकी बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है। जब बॉडी आप कभी कभी होता है स्टोन जो होता है जब आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हो, मतलब बॉटम टू टॉप जाने लगता है, तो यहाँ पे जो होता है जहाँ जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा। अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, ये टूवर्ड्स ग्रेविटी आ रहा है, ये टूवर्ड्स ग्रेविटी, इसलिए यहाँ पे प्लस लग रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लस लग रहा है। ठीक है, और अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी के विरोध, ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है, ये क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। अगेंस्ट ग्रेविटी में क्या होता है? माइनस लग जाता है। तो देखिए अगेंस्ट ग्रेविटी में v इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा, ये दूसरा और ये तीसरा। ये हमारा क्या है? जब बॉडी हमारी फ्रीली ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, ठीक है, अगेंस्ट अगर टूवर्ड्स ग्रेविटी गिरती है तो यहाँ पे प्लस लग जाते हैं, और अगेंस्ट ग्रेविटी जाता है तो प्लस की जगह पे क्या लग जाता है? माइनस लग जाता है। अब देखिए वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कहाँ कहाँ पे जी का मान चेंज होता है? अर्थ के नीचे, सरफेस पे या टॉप पे। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो जी का मान कम हो जाएगा। मैक्सिमम आपका कहाँ होता है? सरफेस पे होता है। तो एक एक करके पढ़ते हैं हम इसको। सिंस द रेडियस ऑफ द अर्थ एट द पोल इज़ मिनिमम, सो द वैल्यू ऑफ जी इज़ मैक्सिमम एट द पोल।
मतलब अगर आप देखेंगे अर्थ को, ये आपका अर्थ है, देखिए हम इधर बना रहे हैं आपको, अगर ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये पोल हो गया, ये इक्वेटर हो गया, ठीक है, और ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा अगर ये यहाँ से उठा के लेके जाते हैं तो देखिए पोल पे क्या होता है, जो इसके सरफेस होता है अर्थ का, वहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और दूसरा होता है रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ मिनिमम एट द इक्वेशन सो डैट द वैल्यू ऑफ जी इज़ मिनिमम एट द इक्वेशन। अगर जैसे मान लीजिए दूरी कम होती जाएगी तो जी का मान क्या होगा, कम होते जाएगा। ये सब जो होता है जी का मान जो होता है ये रेडियस के ऊपर निर्धारित रहता है। तो मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम आपका पोल पे होता है, मिनिमम जो होता है आपका, और ज़्यादा मतलब कि उधर जाएंगे, क्या बोलते हैं कि टॉप सरफेस पे जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तब होगा। मतलब आर के साथ ये अगर रेडियस है, दिस इज़ द रेडियस, अगर ये है तो आर के साथ अगर जोड़ते जाएंगे एच, कुछ हाइट जोड़ेंगे तो ये दूरी ऊपर जाती रहेगी, और जैसे वो ये दूरी बढ़ जाएगी तो जी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, आर स्क्वायर। तो अगर ये ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब दूरी ज़्यादा बढ़ेगी तो जी का मान क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगर ये कम रहेगा तो ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जैसे ये हाइट ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, इसलिए जी का मान ऊपर जैसे बढ़ते जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, कम होता है। इसलिए मून पे क्या होता है, कम होता है, लेकिन सरफेस पे आर का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और जी का मान जो है डिक्रीज़ भी करता है जब जैसे अर्थ के आप अंदर जाते हैं, क्योंकि आर का मान क्या हो जाता, हाँ, जी का मान जैसे जैसे आप अंदर जाने लगते हैं तो आर के मान के अंदर क्या होता है, कमी आने लगती है। तो अंदर मतलब कि अर्थ के अंदर जब कोर के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जी का मान कम होने लगेगा। इनसाइड द अर्थ वहाँ पे जी का मान क्या होगा, कम होगा। और जैसे ऊपर भी जाएंगे सरफेस पे, मतलब कि अर्थ के सबसे टॉप सरफेस पे, मतलब सरफेस से भी ऊपर जाएंगे कुछ हाइट पे, जैसे मून की तरफ अगर आप बढ़ने लगते हैं तो वहाँ पे भी जी का मान क्या होगा, कम होगा, और सरफेस पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो कम कहाँ कहाँ होता है, अर्थ के अंदर कम होता है, और उसके टॉप लेवल पे क्या होता है, कम होता है, ठीक है। लेकिन सरफेस पे क्या होता है, ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। मतलब अगर ये अर्थ है, अर्थ के अंदर क्या होगा, कम होगा, और इसके टॉप सरफेस पे भी क्या होगा, मिनिमम होगा। यहाँ पे मिनिमम होगा, इधर मिनिमम होगा, मैक्सिमम कहाँ होगा, इसके सरफेस पे होगा, यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछता है। तो इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन जो है आधारित है न्यूमेरिकल, उसको भी आप लोग क्या करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे अपने डाउट को भेजेंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मास। तो देखिए मास और वेट के बारे में अब डिस्कशन करते हैं। मास जो होता है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। और वेट क्या होता है, द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट ए बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी। जो अर्थ जो है अपनी तरफ किसी भी बॉडी को अपनी तरफ जब खींचता है, मतलब आकर्षण करता है अपने सेंटर की तरफ, उसको हम लोग बोलते हैं वेट ऑफ द बॉडी। और जो क्वांटिटी ऑफ ए मैटर जो कंटेन करता है बॉडी के अंदर, डैट इज़ कॉल्ड मास। तो देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक है इसमें मास और वेट के बारे में, उसको हम लोग देखते हैं। मास ऑफ ए बॉडी इज़ मैटर कंटेन इन ए बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर जो भी चीज़ रहता है डैट इज़ कॉल्ड इट्स मास। ये स्केलर क्वांटिटी होता है, और ये जो होता है न शेप, साइज या स्टेट ऑफ बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं किसी भी बैलेंस बीम पे। और इसकी बॉडी जो होती है एक जगह से दूसरी जगह चेंज नहीं होती है। मास ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज विथ प्लेसेस। अब हम लोग देखते हैं वेट ऑफ ए बॉडी का मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक। जब वो स्केलर है तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। इसका जो वेट ऑफ द बॉडी जो है ये निर्धारित, क्योंकि इसको अर्थ क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, तो इसलिए वो जी के ऊपर डिपेंड होता है, और ये परिवर्तन होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह पे।
जैसे आप लोग ऊपर जाएंगे, स्पेस में जाएंगे, तो जो वेट ऑफ बॉडी जो है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, जो वेटलेस के रूप में आपको महसूस होगा। जो एसआई यूनिट होती है वेट ऑफ ए बॉडी का, वो न्यूटन होती है। इसको हम लोग स्प्रिंग बैलेंस पे मेज़र करते हैं, और मास को हम लोग कहाँ करते हैं, बीम बैलेंस पे करते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंशियल है आपका मास और वेट का, इसको आप लोग देख लीजिएगा। वेट जो होता है जनरली आपका फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब mg के बराबर होता है। मतलब इसको आप लोग कर सकते हैं, वेट को W = mg के बराबर होगा। और जो इसका SI यूनिट होता है मास का, वो kg होता है, और जो फोर्स का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका डिफरेंसेस आप लोग देख लीजिएगा। तो पहले लेक्चर में आपको पेज नंबर 327 तक है, और यहाँ तक आप लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पेज नंबर फॉर्म में बता रहा हूँ कहाँ से पेजेस से आपका स्टार्ट हुआ है ग्रेविटेशन। 313 टू 327 तक है। यहाँ तक जो भी आपको डाउट होगा तो स्कूल के व्हाट्सअप नंबर पे आप अपने डाउट को भेज सकते हैं, और यहाँ पे इसमें जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उस सब न्यूमेरिकल को आप लोग लगाएंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो स्कूल के व्हाट्सअप नंबर पे अपने डाउट को भेज सकते हैं। स्कूल का व्हाट्सअप नंबर है 8576879375। थैंक यू।